जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद मतीन मॉडर्न क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम चलते हैं भूगोल को लेकर। दोस्तों भूगोल से भी बहुत प्रश्न बनते हैं, आइए हम पहले चर्चा करते हैं पहले प्रश्न की, ठीक है ना। पहला प्रश्न है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे। दोस्तों यूरोप के जो लोग थे वो इनमें से किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे। ए है चंद्रमा, बी पृथ्वी, सी शुक्र या डी मंगल। तो दोस्तों इसमें जो आंसर हो जाएगा सी, यानी शुक्र ग्रह को पूजा की देवी के रूप में करते थे। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, सौंदर्य का देवता भी कहते हैं। इसी शुक्र ग्रह को हम क्या कहते हैं, चमकता हुआ तारा कहते हैं। इसी शुक्र ग्रह को हम लोग सुबह का तारा, सांझ का तारा, भोर का तारा कहते हैं। और ये पृथ्वी की परिक्रमा 226 दिनों में करती है दोस्तों। और ये एक ऐसा ग्रह, ये यानी शुक्र और अरुण ग्रह एक ऐसे ग्रह हैं जो पृथ्वी के यानी सौरमंडल में जो सूर्य की परिक्रमा करने वाले एक अन्य ग्रह हैं उनके विपरीत ये परिक्रमा करते हैं, ठीक है ना। ये पूर्व से पश्चिम में परिक्रमा करता है। ये आंसर हो जाएगा इसका शुक्र ग्रह। अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है। दोस्तों उपसौर है क्या, आप समझिएगा। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो वो बहुत दूर चली जाती है, कभी कभी बिल्कुल पास आ जाती है। तो जब पास आती है उस कंडीशन को उपसौर कहते हैं। जब बहुत दूर चली जाती है उस कंडीशन को बोलते हैं उपसौर। अपसौर पास आती है यानी पृथ्वी जब सूर्य के करीब होती है, नज़दीक होती है, उसे हम बोलते हैं उपसौर। जब पृथ्वी सूर्य से दूर चली जाती है उसे कहते हैं अपसौर। और ये कंडीशन कब होता है, एक तो जनवरी के महीने में 3 जनवरी को, और जो अपसौर होता है वो कब होता है 4 जुलाई को, ठीक है। ये हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ए। अब अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया। अब ध्यान दिएगा दोस्तों, एक बहुत प्रसिद्ध भूगर्भ शास्त्री हुए एडवर्ड स्वेस, यानी ऑस्ट्रिया के प्रसिद्ध भूगर्भ शास्त्री थे एडवर्ड स्वेस, जिन्होंने सबसे पहले रासायनिक संगठनों के आधार पर पृथ्वी को 3 भागों में बांटा था, यानी उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को 3 भागों में बांटा था। वो नाम क्या दिया था, सियाल, सीमा और नीफे। तो दोस्तों इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, स्वेस। अब यहाँ पे पूरा नाम नहीं दिया है इसलिए लोगों को कन्फ्यूज़न होगा, तो इनका पूरा नाम है एडवर्ड स्वेस, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ए। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है। ए सीमा, बी नीफे, सी सियाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है। सियाल यानी सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, ये सबसे ऊपरी वाले परत हैं। जो बीच वाला है उसे बोलते हैं सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ये तरल अवस्था में रहता है, यानी बीच वाला जो अवस्था है तरल अवस्था में है। इस पे जितने भी सियाल हैं, यानी जो परत ऊपरी परत, ये सब तैर रहे हैं इसी पे। जितने महाद्वीप हैं सब सीमा पर तैर रहे हैं। जो सबसे नीचे वाला जो बहुत ठोस है, जिसमें लोहा की मात्रा पाया जाता है, उसे कहते हैं नीफे। फुल फॉर्म समझिए, निकिल प्लस फेरियम। इसका मतलब जब फेरियम कह दिया तो लोहा हो गया, चूँकि लोहा को फेरस कहा जाता है या फेरस ऑक्साइड कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है, आंसर हो जाएगा बी, नीफे में, ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है। अब इसका मतलब समझिएगा, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है या ज़्यादा है। तो सीमा में, यानी जो पृथ्वी के बीच वाला जो अंदर की बात करेंगे तो जो बीच वाला पार्ट आता है जिसे हम बोलते हैं सीमा, उसमें बेसाल्ट चट्टानों की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है। ए प्लेट विवर्तनिकी, बी अप्राकृतिक साधन, या सी ज्वालामुखी क्रिया, या डी भूकंप विज्ञान। दोस्तों प्रश्न बहुत अच्छा है, ध्यान दीजिएगा, लोगों को कन्फ्यूज़न होगा इसमें। लेकिन अब प्रश्न यहाँ देखिए, कह रहा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है, यानी कौन सी पढ़ाई अगर आप करेंगे तो आपको पृथ्वी के अंदर के बारे में जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों इसमें जब आप ए प्लेट विवर्तनिकी, बी अप्राकृतिक साधन, सी ज्वालामुखी क्रिया, या डी भूकंप विज्ञान, तो आंसर हो जाएगा डी। जब भूकंप विज्ञान के बारे में आप पढ़ाई करते हैं तब उसमें आपको मिलता है कि पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी परतें पाई जाती है, कितना कितना टेम्परेचर होता है, कहाँ कहाँ पर कितना डेंसिटी पाया जाता है, ठीक है ना। इसके बारे में तो आपको पता चलता है। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है, यानी
पृथ्वी के जो कुल द्रव्यमान है उसमें कितने प्रतिशत पर मेंटल पाया जाता है। यानी सियाल सीमा यानी क्रस्ट मेंटल कोड, सीमा को ही अन्य नाम से मेंटल के नाम से भी जाना जाता है। सियाल को क्रस्ट कहा जाता है, सीमा को मेंटल कहा जाता है, नीफे को क्रोड कहा जाता है। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा सी 68%। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। स्थल मंडल का विस्तार कितने किमी की गहराई तक है। ध्यान दीजिएगा, यानी कितने किमी की गहराई तक के भाग को हम स्थल मंडल के रूप में जोड़ते हैं या इंक्लूड करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 110 किलोमीटर, या ए 155 किलोमीटर, सी 200 किलोमीटर, या डी 100 किलोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा डी 100 किलोमीटर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी 100 किलोमीटर के अंदर तक के हम क्या जोड़ते हैं, उसको स्थल मंडल के रूप में जोड़ते हैं। अब बात करते हैं 9 की। पृथ्वी के भूपर्पट्टी में कौन सा तत्व, यानी इनमें से कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है दोस्तों कौन सा, ए लोहा, बी क्रोमियम, सी एल्यूमिनियम, या डी पोटेशियम। इसमें जो आंसर हो जाएगा वो सी यानी एल्यूमिनियम। 10वां है, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, ए 30.1%, बी 28.4%, या सी 29.2%, या डी 38.7%। तो अभी आपको हमने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था दोस्तों कि हमारे पृथ्वी यानी पृथ्वी पे जितने भी स्थल है, जितने भी जल हैं, अगर सबको 100% मान लिया जाए तो उसके 70.8% पर क्या है, जल है, 29.2% पर स्थल है। वही सब स्थल आज किसके रूप में जाना जाता है, महाद्वीपों के रूप में। तो यानी महाद्वीपों का विस्तार कितने प्रतिशत पर है, 29.2% पर। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। अब बात करते हैं 11वें प्रश्न की। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है। यानी क्रोड में सबसे अधिक मात्रा किसकी पाई जाती है, क्रोड को ही नीफे कहा जाता है, नीफे को ही कहा जाता है निकल प्लस फेरियम। यानी इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, ए लोहा, बी एल्यूमिनियम, सी पोटेशियम, या डी क्रोमियम। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए यानी लौह पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। पृथ्वी की 3 सकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का क्या नाम है। यानी पृथ्वी के 3 सकेंद्र, 3 केंद्र हैं ना उसके, सियाल सीमा और नीफे। तो पूछ रहा है कि ऊपर से दूसरी परत का क्या नाम है। अच्छा, या नीचे से ऊपर की परत के बोलेगा दूसरी परत तब भी सीमा होगा, और नीचे से ऊपर बोलेगा चाहे तब भी सीमा होगा, और ऊपर से नीचे बोलेगा तब भी सीमा होगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। दोस्तों अक्षांश रेखा क्या होता है, देशांतर रेखा क्या होता है। हमारी पृथ्वी पर 2 प्रकार की रेखाएं खींची गई। प्रकार की बात करेगा दोस्तों 2, यानी और काल्पनिक रेखा है, खींची नहीं गई है, माना गया है। तो जो पड़ी हुई रेखा रहती है, जो पूर्व से पश्चिम में खींची गई रेखा रहती है, उसे बोलते हैं अक्षांश रेखा, और जो खड़ी वाली लाइन रहती है उसे बोलते हैं देशांतर रेखा। तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, इसमें दिया है 70, बी 90, सी 160 और डी 180। अब आप अंदाजा लगाइए, भूमध्य रेखा है बीचों वाली रेखा जो, यानी भूमध्य रेखा के उत्तर में 90 रेखा और भूमध्य रेखा के दक्षिण में 90 रेखा। तो 90 90 180 हो जाएगा, प्लस एक भूमध्य रेखा भी तो अक्षांश रेखा है, उसको जोड़ लेंगे तो 181 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 181 ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए आप यहाँ पर 180 निशान लगाएंगे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए यहाँ बात करते हैं देशांतर की। देशांतरों की संख्या कितनी है, यानी जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई है उनमें अक्षांश के अलावा देशांतर रेखा भी खींची गई है। तो देशांतर रेखा कुल कितनी है, 360, और 360 डिग्री पर हमारी पृथ्वी घूमती है, यानी पर डिग्री पर एक देशांतर। तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 360, यानी बी आंसर सही है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। इसमें ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक निकट, यानी सबसे अधिक निकट कौन है भूमध्य रेखा के, ए सिंगापुर, बी मनीला, सी जकार्ता। तो दोस्तों मनीला होगा नहीं, जकार्ता भी नहीं होगा, क्योंकि भूमध्य रेखा के करीब नहीं है। ठीक है, ये सब करके रेखा करीब हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए सिंगापुर। ठीक है, सबसे करीब कौन सा हो जाएगा, इसमें सिंगापुर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। दोस्तों इसमें कह रहा है कर्क रेखा नहीं गुजरती है,
तो इसमें ए हो जाएगा जायरे, बी चाइना, सी भारत या ये सभी। तो आपको एक चीज़ पता है, कर्क रेखा पर से कुछ देश हैं जैसे भारत, बांग्लादेश, मैक्सिको, चीन, जापान, मॉरिटानिया, वियतनाम, अरब, माली, मिस्र, अल्जीरिया, नाइजर, हांगकांग, म्यांमार, ताइवान, सऊदी अरब, लीबिया, ओमान, पाकिस्तान। ये सब देश हैं किस पे? कर्क रेखा पर। तो उसमें दोस्तों जायरे नहीं आएगा, क्योंकि जो जायरे देश है जिसको हम कांगो कहते हैं वो कहाँ पर आएगा? वो भूमध्य रेखा पर आएगा। यानी यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नहीं है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से गुजरती है, यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से गुजरती है? ए 180 अंश, बी 120 अंश या सी 270 अंश या डी 90 अंश। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए 180 अंश। दोस्तों 180 देशांतर रेखा को ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इसी रेखा को महान विभाजक रेखा कहते हैं और इसी रेखा से सभी देशों का क्या निर्धारण किया जाता है? मानक समय, यानी उस देश के कितना मानक समय रेखा है और वहाँ पे कितना बजता होगा, कितना बजता होगा, इसका अंदाजा हम कैसे लगाते हैं? 180 देशांतर से। इसीलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। अब बात करते हैं ग्रीनविच किस देश में है। दोस्तों यही ग्रीनविच है जहाँ से 0 अंश देशांतर रेखा खींची गई है और यहाँ से सभी देशों का निर्धारण किया जाता है कि फलाने मतलब कुछ देश जैसे जापान का क्या है प्रमाणिक समय रेखा, जैसे हमारे देश का कितना है तो 82.5 अंश देशांतर पूर्वी देशांतर है। अब पूछेगा कितने समय का अंतर है, तो ग्रीनविच से देखा जाता है। ग्रीनविच को मेन केंद्र बिंदु माना गया है, तो वहाँ से जो समय जोड़ा जाता है तो 5.5 घंटा हमारा देश आगे है। यानी हमारे यहाँ जब सूर्य निकलता है वहाँ से 5.5 घंटा बाद कहाँ निकलेगा? ग्रीनविच में। और ये ग्रीनविच है कहाँ? ए यूके में, बी हॉलैंड, सी यूएसए, डी भारत। तो आंसर हो जाएगा ए यूके में। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? एक देशांतर को पार करने में, यानी दोस्तों आपको पता है 2 देशांतरों के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है। कितने मिनट का? 4 मिनट का। तो ये याद रखिएगा, जब 2 देशांतरों के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है तो यहाँ लिखा है एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाएंगे तो 4 मिनट लगा, दूसरे देशांतर से तीसरे देशांतर पर जाएंगे तब भी 4 मिनट लगेगा, और फिर चौथे देशांतर पर जाएंगे तब भी 4 मिनट लगेगा। यानी आप जब एक देशांतर क्रॉस करके दूसरे देशांतर पर जाते हैं तो सिर्फ 4 मिनट का समय लगता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न पूछता है। इसमें जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? ए 1955, बी 1896, सी 1997 या डी 1884। तो इसका जो निर्धारण किया गया था वर्ष 1884 में किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं 21वें प्रश्न की। भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया गया है? अब ध्यान दिएगा, जो भारत का IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वो कहाँ से निर्धारित किया गया है? भारत का एक राज्य है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जिसको इलाहाबाद कहते हैं, वर्तमान समय में इसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। तो ये कहाँ से गुजरती है? प्रयागराज से। और प्रयागराज में कहाँ से? नैनी से। ध्यान दिएगा दोस्तों, अगर नैनी या इलाहाबाद का नाम नहीं दिया रहेगा तो मिर्ज़ापुर का नाम दिया रहेगा, तो मिर्ज़ापुर आपको निशान लगाना पड़ेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। 22वां प्रश्न है, भूपृष्ठ के कितने प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका है? तो भूपृष्ठ के कितने प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका है? ए 80%, बी 75%, सी 95% या डी 68%। इसका जो आंसर हो जाएगा बी, यानी 75%। अब बात करते हैं 23वें प्रश्न की। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? ए है परतदार चट्टान में, बी अग्नेय चट्टान में या सी अजेय चट्टान में। तो कोयला हमेशा पाया जाता है परतदार चट्टान में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो इसमें से हो जाएगा ए ग्रेनाइट, बी स्लेट, सी संगमरमर, डी स्फटिक। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें आंसर हो जाएगा आपका ग्रेनाइट। यानी ग्रेनाइट जो है वो रूपांतरित चट्टान नहीं है, बाकी सब क्या है? रूपांतरित चट्टानें हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित शैल है? तो इसमें से कायांतरित शैल कौन सा है? ए ग्रेनाइट, बी स्लेट, सी संगमरमर और डी स्फटिक। कौन सा हो जाएगा इसमें?
यानी संगमरमर। इसमें एक संगमरमर जो है वो है कायांतरित शैल है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर का मतलब है पर्वत चोटी। किस देश में है? नेपाल में है। उसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट से आजकल प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं कई तरीके से पूछे जा रहे हैं। जैसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, और एशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, नेपाल की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। अब हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक पर्वत श्रेणी। उसमें पूछ लिया जाता है कि माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है पूरे विश्व की, लेकिन किस हिमालय में है? अब ऑप्शन दिया रहेगा ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक पर्वत श्रेणी। तो किसका निशान लगाएंगे? वृहद हिमालय में। ट्रांस हिमालय का पार्ट नहीं है ये है ग्रेट हिमालय का पार्ट। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की, यानी निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? ए एंडीज, बी अलास्का, सी हिमालय, डी इनमें से कोई नहीं। यानी इसका आंसर हो जाएगा एंडीज पर्वतमाला। दोस्तों एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, बड़ी पर्वतमाला है, लेकिन ऊंची पर्वतमाला नहीं है। और ये कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। और मैं एक बात बता दूं आपको, ये सबसे लंबी पर्वतमाला है जिसकी लंबाई है लगभग 7,000 किलोमीटर, और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला की बात करेगा तो वो हो जाएगा हिमालय। हिमालय कहाँ पर है? एशिया में। एशिया में कहाँ पर है? कई देशों में है, जैसे भारत में है, भूटान में है, म्यांमार में है, कुछ भाग बांग्लादेश के करीब में पहुँचता है, और बाकी चाइना और नेपाल, भारत और थोड़ा बहुत भाग अफगानिस्तान, पाकिस्तान की तरफ भी झुकता है। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा ए एंडीज। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। सबसे सक्रिय का मतलब होता है जो वर्तमान समय में हमेशा उसमें ज्वालामुखियाँ फूटती रहती हैं। वो कौन सा ज्वालामुखी है? उसका नाम है किलायू। ठीक है, क्या है उसका नाम? किलायू। कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है दोस्तों? ए न्यूजीलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी कनाडा, डी इक्वाडोर। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा आंसर इसका? इक्वाडोर। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 30, यानी हमारे जो इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी है? 30%, 80%, 78% और 50%। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें 78.02% देना चाहिए, लेकिन नहीं दिया तो कोई बात नहीं, हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है। सिर्फ ये भी बता दें, एग्जामिनर कभी भी ये नहीं चाहता कि हम इसके नॉलेज को ही चेक करें, हमारे तर्क शक्ति को भी चेक करना चाहता है कि कहीं रट्टा मार के तो नहीं आए हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, यानी 78%। तो ये रहा दोस्तों आज हमारा भूगोल का इस वाले चैप्टर का, यानी प्रश्नोत्तरी चैप्टर का पहला पार्ट। अब दोस्तों इसी तरीके से हम प्रश्नों के लेते आते रहेंगे, और आप लोग मेरे साथ इसी तरीके बने रहिएगा। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।